नमस्कार। जैसे कि हमारी इस श्रृंखला में हम आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में बता रहे थे, उनके संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान के विषय में हम जानकारी आपको दे रहे थे। इसी के तहत आज हम उनके एक और योगदान के बारे में आपको बताएंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है, वो है उनके द्वारा रची गई अनेकों पुस्तकें। पंडित भातखंडे जी को न केवल हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय का जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ विभिन्न यात्राओं द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न संगीतकारों के द्वारा, गायकों के द्वारा, गुणियों के द्वारा, उसको उन्होंने संकलित करके उस ज्ञान को जो है हम और आप जैसे लोगों के लिए उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा, उसका संरक्षण किया, संग्रह किया, जो आज हमारे सामने विद्यमान है। मैं ये कहूँगी कि इस बात पर कोई भिन्नता या मतों में कोई भी भिन्नता नहीं है कि जो उन्होंने अपने समय में या अपने समय से पहले का जो संगीत है उसका अध्ययन करके, उसके शास्त्र का अध्ययन करके, उसके बारे में अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग कलाकारों से, विद्वानों से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसको उन्होंने न केवल वैसे ही अंकित किया बल्कि पहले उसको समझा, उसके शास्त्र पक्ष को समझा और उसमें जो उनको सही लगा कि उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, आगे के लिए रखना चाहिए, तो उन्होंने उसको बड़ा सहज बना के, यानी कोई मुश्किलात नहीं, बहुत सिंपल तरीके से और जो बड़ा लॉजिकल है, जिसको समझने के लिए कोई एक तरह से तर्क की जहाँ तक बात है उसकी कसौटी पर कस कर ही उन्होंने उसको आगे रखा। ये वो समय था जिस समय की मध्यकालीन भारत में जो जिस समय संगीत था, तो उस समय हमारा जो सप्तक था उसमें स्वर बदल चुके थे का अर्थ ये नहीं है कि सारे ग म प ध नि की जगह कोई और स्वर आ गए। यानी उससे पहले के ग्रंथों में हम देखें जो हमारा शुद्ध ठाट जो माना जाता है वो कहीं न कहीं उसके स्वरों की जो स्थिति थी वो काफ़ी ठाट के से मिलती थी, यानी गंधार और निषाद कोमल। लेकिन इस समय बिलावल ठाट जो है उसका जो सप्तक था वो शुद्ध सप्तक माना, वो एक स्केल जो हमारा था वो माना जाता था, जिसमें कि सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध थे। सा रे ग म प ध नि सभी शुद्ध स्वर थे। ये स्वरों का स्वरूप जो है वो आ गया था। और इस समय जो इससे पहले परंपरागत जो राग रागिनी पद्धति थी उसमें भी बहुत कुछ बदलाव आ चुका था। वो भी उतनी शुद्धता के साथ वो जो था उस समय विद्यमान नहीं था, उसमें बहुत चेंजेस आ चुके थे। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके उन्होंने जो है एक नए रूप में इस ज्ञान को, जो उसके पूर्व का ज्ञान है, उसको नए रूप में उन्होंने जो है प्रस्तुत किया, उसको संग्रहित किया और उसको लिपिबद्ध करके, यानी उसको लेखन में उसको उतार कर जो है इस प्रकार से उन्होंने संरक्षण उसका किया, जो एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि यदि उन्होंने इस तरह का कार्य नहीं किया होता तो शायद हमारे सामने वे चीज़ें उस रूप में प्रस्तुत नहीं रहती जिस रूप में आज है। कोई भी संगीत का विद्यार्थी हो या संगीत में रुचि रखने वाला हो, वो यदि पुरानी बंदिशों को देखे या पुराने उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के शास्त्र पक्ष को देखे, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए उसे पंडित भातखंडे जी के ग्रंथों से, उनकी पुस्तकों से जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सभी तरह के अलग अलग गुणियों के द्वारा दिए गए ज्ञान का जो एक भंडार है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी अमूल्य निधि है जिससे कि आज भी हम पहले के संगीत के बारे में जान सकते हैं। तो इनकी इन्हीं उपलब्धियों का, या हम कहें इन्हीं पुस्तकों का, इन्हीं ग्रंथों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम थोड़ा उसको उन ग्रंथों के बारे में, जो उन ग्रंथों में गूढ़ता से जो
रहस्य छुपे हैं या जो बातें, जो सूत्र बताए गए हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, वो उसमें से बहुत सी पुस्तकें ऐसी भी हैं जो कि प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद जिसे कहा जाए उसमें से लिया गया है। प्राचीन ग्रंथों जैसे संगीत रत्नाकर पंडित शारंगदेव द्वारा रचित या भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र, इसमें दिए गए जो संगीत का जो वर्णन है भारतीय संगीत का, उसमें से भी बहुत चीज़ें ली गई हैं, अनुवाद के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। तो अधिकतर पुस्तकें जो उन्होंने लिखी, उसकी जब उन्होंने पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते, जो उन्होंने लिखी, तो क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो डायरी कर लेते थे, जो कुछ भी उनको ज्ञान मिलता था उसको वो डायरी में लिखते थे। और स्वाभाविक है कि व्यक्ति जितना अपनी मातृभाषा में सहज होता है उतना सहज वो अन्य भाषाओं में नहीं होता। हालांकि पंडित भातखंडे हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं में उन निपुण थे। साथ ही साथ मराठी, क्योंकि उनकी मातृभाषा थी, तो उन्होंने अधिकतर जो अपने संग्रह में के दौरान जो संग्रहित करते वक्त जो उन्होंने चीज़ें लिखी, जो ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध किया, वो उन्होंने अधिकतर मराठी में किया है। और आगे चलकर उनके शिष्यों ने, उनके मित्रों ने जो है मिलकर उसका अनुवाद हिंदी में कराया। और लगभग सभी पुस्तकें जो हैं वो संगीत कार्यालय हाथरस उत्तर प्रदेश से जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं और लगभग विश्व को सभी जगह जो है ये पुस्तकें पहुंची हैं। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान जो है उसका जो तेज है वो सब जगह फैला। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जिसे कि भातखंडे संगीत शास्त्र भी कहा जाता है। ये पुस्तक जो है ये 4 भागों में है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के शास्त्र पक्ष के बारे में बताया है, यानी जो थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसके बारे में बहुत डिटेल में इस ग्रंथ की इन कड़ियों में बताया है। जगह जगह जाकर जो उन्होंने भ्रमण किया और जो उन्होंने संगीत की गोष्ठियां करवाई, संगीत के जो कलाकार थे, जो विद्वान थे, घरानेदार लोग जिसमें से थे, उन गुरुओं के पास, उन उस्तादों के पास जाकर उन्होंने उनकी शिष्यता भी ग्रहण करी, उनसे गंडा भी बंधवाया और उनके सानिध्य में उनको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको कि उन्होंने अपने भी मस्तिष्क का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपनी सोच का, अपने तर्क का इस्तेमाल किया और बहुत एक सहज भाव में, बहुत सिंपल तरीके से उसको उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है, इस ग्रंथ में रचा है। तो शास्त्र पक्ष की जो बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शास्त्र पक्ष जो उनके समय से पहले का था, हम कहें कि मध्यकालीन भारत के में जिस प्रकार का संगीत शास्त्र उपलब्ध था या प्रचलित था, उसको और आधुनिक समय जो है या उनके समकालीन जो संगीत शास्त्र जो प्रचलित था, उस सबका जो निचोड़ है उन्होंने इस ग्रंथ में दिया है, जो कि मराठी में लिखा गया और इसको बाद में जो है इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। इस ग्रंथ की विशेषता यह कि अपनी जितनी संगीत यात्राएं उन्होंने की, उन यात्राओं के द्वारा जो उनको ज्ञान मिला उसका समूचा निचोड़ जो है इस ग्रंथ में उपलब्ध है, जो कि 4 भागों में है। इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक रची जिसका नाम था स्वर मालिका, जिसमें कि स्वरों के द्वारा जो है, स्वर मालिका नहीं, स्वरों की मालिका। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें कि अलग अलग रागों की जो स्वर मालिकाएं वो दी हैं और इससे जो सीखने वाला जो विद्यार्थी है, विशेषकर जब उसकी तालीम शुरू हो रही होती है तो उसको रागों के बारे में, उसमें प्रयुक्त स्वरों के बारे में, स्वरों की सरगम की जो बंदिशें हैं, जो स्वर मालिका, उसके बारे में उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद उनकी पुस्तक आती है लक्ष्य संगीत। तो ये भी पुस्तक बहुत ही जो है कि चर्चित रही है। एक अन्य 2 पुस्तकें उन्होंने अंग्रेजी में लिखी। एक पुस्तक है अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। अपर इंडिया यानी उत्तर भारत की जो संगीत
प्रणाली है उसके बारे में कि शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे, यानी ऐतिहासिक जो सिद्धांत रहे हैं संगीत के, या इतिहास को देखते हुए संगीत कब कैसा था, किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तित हुआ और उनके समय तक जो संगीत का स्वरूप पहुंचा वो कैसा रहा। तो इसका एक हिस्टोरिकल सर्वे जो है उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं कहूँ कि अध्ययन करके उन्होंने इस पुस्तक को रचा। इसके बाद एक और पुस्तक आती जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से मैं इसको महत्वपूर्ण मानूंगी, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लीडिंग म्यूजिक सिस्टम ऑफ द 15th, 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी, यानी एक तुलनात्मक अध्ययन किसका, लीडिंग म्यूजिक सिस्टम। उस समय जो संगीत पॉपुलर था, या हम कहें कि संगीत जो प्रचार में था, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन जो है उन्होंने आपकी 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो प्रचलित था उसका जो है उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। और ये आज के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज यदि हम इतिहास को देखते हुए उस समय के 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी या 17वीं 18वीं शताब्दी के समय में जो प्रचलित संगीत था उसके बारे में हम जानना चाहते तो हमें इस ग्रंथ से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उस समय के संगीत की ऐतिहासिक यात्रा जो है वो उपलब्ध है। साथ ही साथ हम ये कहें कि इन्होंने एक बहुत लंबे विषय को बहुत सीमित रूप में और पूरी तरह से उसमें सभी जानकारियां जो हैं वो उपलब्ध हमें कराई हैं इस पुस्तक के, इस ग्रंथ में अपनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद हम एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं, जो कि 6 भागों में एक श्रृंखला के रूप में आई, वो है क्रमिक पुस्तक मालिका। क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित भातखंडे जी की एक ऐसी देन है जिसमें कि उन्होंने अपने समय के जो है विद्वान गुणी लोगों के पास जाकर, उनके पास रहकर, उनकी शिष्यता ग्रहण करके उन्होंने जो तालीम, जो शिक्षा पाई, वो इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में इसके 6 भागों में उपलब्ध है। आज भी शायद ही कोई यूनिवर्सिटी, शायद ही कोई संगीत का विद्यालय, शायद ही कोई संगीत का कलाकार या विद्यार्थी क्रमिक पुस्तक मालिका को का संदर्भ नहीं लेता या उसमें से कोई चीज़ नहीं लेता। सभी लोग इस पुस्तक को, इसकी सभी 6 भागों को जो है वो रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। और क्योंकि क्रियात्मक पक्ष, प्रैक्टिकल म्यूजिक जो है, उसमें जो राग रागनियाँ सब हैं, ये प्रैक्टिकल जो राग रागनियाँ, इनका संग्रह जो है अलग अलग घरानों से, अलग अलग विद्वानों से उन्होंने एकत्रित करके इस पुस्तक में दिया है। तो ये उन्होंने पुराने जो हिंदुस्तानी संगीत के जो गुरु थे, उस्ताद थे, उनसे घरानेदार चीज़ें जो हैं, यानी उनके घराने में क्या पॉपुलर थी, उनको लेकर उन्होंने संग्रहित किया। और आज के डेट में हम कहें कि लगभग सभी महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, संगीत के जितने भी संस्थान है, वहाँ पर पाठ्यक्रम में इस पुस्तक और इसकी सभी 6 की 6 श्रृंखलाओं को जो है प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि सोर्स कहाँ है, देखिए, घरानेदार यदि कोई गायक है तो उसको अपने घराने की चीज़ प्राप्त होगी, लेकिन यदि वो किसी अन्य घराने के बारे में, अन्य किसी विद्वान की, अन्य किसी बड़े कलाकार की या वाग्यकार की बंदिशों को ढूंढना चाहे तो एक स्थान पर उसको ये सभी बंदिशें नहीं मिलेंगी। केवल क्रमिक पुस्तक मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर कि ये सहज रूप से आपको उपलब्ध होंगी। हम जब क्रमिक पुस्तक मालिका की बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ बताना जो है वो मैं आवश्यक समझूंगी कि क्रमिक पुस्तक मालिका में पंडित भातखंडे जी ने कहाँ से चीज़ें जो हैं वो प्राप्त की। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि क्रमिक पुस्तक मालिका की हम बंदिशें गाते हैं, सिलेबस में भी है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि ये संग्रहित है, यानी इसमें कलेक्शन है बंदिशों का। लेकिन कहाँ से इसको प्राप्त किया गया, ये
पंडित भातखंडे जी ने अपनी क्रमिक पुस्तक मालिका के शुरू में जो है तीसरे चौथे भाग में उन्होंने इसको बहुत स्पष्ट रूप में बताया है। और उनके शिष्य कहें, उनके मित्र कहें, जो है उन्होंने इसको D.K. जोशी जी, उन्होंने जो है इसको हिंदी में जो अनुवाद किया उसकी प्रस्तावना में उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि क्रमिक पुस्तक मालिका में समावेश करने के लिए जिन घरानेदार चीज़ों का लाभ मुझे हुआ और जो चीज़ें संगीत विद्वानों ने मेरे मित्र श्रीमान विष्णु नारायण भातखंडे BA LLB को उदार हृदय से सिखाई, वह उन्हें छपवाकर प्रसिद्ध करने के लिए सहमति भी दी, उनके नाम इस प्रकार से हैं। तो ये अनुवाद में उन्होंने बहुत क्लियर प्रस्तावना में इस बात को कह दिया है। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया हिज हाइनेस द नवाब हामिद अली खां बहादुर, जो कि रामपुर के अधिपति यानी नवाब रहे और प्रसिद्ध तानसेन की परंपरा के अनुयायी रहे। जैसे कि मैंने कहा कि रामपुर से उनको मेन तौर पर जो है पंडित भातखंडे जी को रामपुर से जो ज्ञान मिला, जो तालीम मिली, जो चीज़ें मिली, बंदिशें मिली, उसका अपार भंडार, मैं कहूँ शास्त्र पक्ष भी जो वहाँ से उसकी भी जो जानकारी अपार भंडार जो है उन्होंने अपनी पुस्तकों में उसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इसके बाद उन्होंने साहबजादा सादत अली खान साहब बहादुर, जो कि तानसेन की परंपरा के अनुयायी थे, जिनको छम्मन साहब के नाम से भी जाना जाता था, इनसे उन्होंने जो है ये जो संग्रहित जो चीज़ें हैं घरानेदार बंदिशें, इनको उन्होंने प्राप्त किया। ये यहाँ बताना मैं इसलिए महत्वपूर्ण समझ रही, इसलिए ज़रूरी समझ रही क्योंकि अधिकतर लोगों में ये चलन है कि पंडित भातखंडे जी ने बंदिशों को संग्रहित तो किया, लेकिन ये बताया नहीं कि कहाँ से वे बंदिशें उनको प्राप्त हुई। देखिए, बंदिशों को जहाँ तक हम कहें कि बंदिशों के ऊपर तो उन्होंने नहीं लिखा कि ये बंदिश अमुक कलाकार से, अमुक घराने से मिली है, लेकिन उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका के शुरू में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि कहाँ कहाँ से उनको कौन जो है ये बंदिशें, ये संग्रह उनको प्राप्त हुआ और उनकी सहमति के बगैर उनको उन्होंने नहीं छापा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई विद्वान इस प्रकार से उस चीज़ को स्वीकार करता है और सीखने के लिए उनके अंदर इतनी ललक थी, इतनी पिपासा थी कि वो सीखने के लिए उन्होंने ऐसे यात्राएं भ्रमण किए और अलग अलग कलाकारों से उन्होंने गंडा बंद शागिर्द बने उनके, और उनसे उन्होंने ज्ञानार्जन किया। इसके बाद उन्होंने कहा खां साहब मोहम्मद वजीर खां, इनके जो उस्ताद अमीर खां साहब के पुत्र थे, उनसे भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, चीज़ें प्राप्त की, जो कि मियाँ तानसेन के वंशज और परंपरानुयायी थे। यानी मियाँ तानसेन के वंशज यानी कि सदारंग की परंपरा को आगे ले जाने वाले। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि रामपुर के उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब, उनसे उस्ताद वजीर खां साहब ने तालीम ली, तो उस्ताद वजीर खां साहब से पंडित भातखंडे जी ने कई वर्षों जो है उनके पास जाकर जो है उनके सानिध्य में जो है ज्ञान प्राप्त किया, उनसे सीखा। इसके बाद उन्होंने खां साहब मोहम्मद अली खां कोटवाली, जो कि जयपुर और मनरंग घराने के वंशज और परंपरानुयायी थे, इनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बंदिशें प्राप्त की, इनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि खां साहब आशिक अली खां, जो कि जयपुर मोहम्मद अली खां के पुत्र थे, ये जयपुर के थे, इनसे भी इन्होंने बंदिशें चीज़ें प्राप्त की। अगला उन्होंने बताया खां साहब अहमद अली खां, जो कि जयपुर मोहम्मद अली खां साहब के चिरंजीव थे, उनसे भी इन्होंने तालीम ली या उनसे भी इन्होंने चीज़ें प्राप्त की। खां साहब हैदर, जो कि धार प्रसिद्ध बहराम खां के शिष्य थे, इनसे भी इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की, इनसे इन्होंने चीज़ें प्राप्त की, बंदिशें प्राप्त की। इसके बाद आगरा घराने के जो बहुत महान कलाकार उस्ताद फैयाज खां साहब से भी इन्होंने बहुत चीज़ें प्राप्त की, जो कि रंगीले घराने के जो थे प्रवर्तक रहे, जिनका कि संगीत जगत में बहुत बड़ा, बहुत आदरणीय नाम है, उनसे भी इन्होंने चीज़ें प्राप्त की। खां साहब अमीर खां गुलाब सागर बड़ौदा, जो कि जल तरंग
नवाज भी थे, इनसे भी इन्होंने बंदिशें प्राप्त की। श्री रावजी बुआ बेल बागकर मुंबई, जो कि उस समय बंबई के नाम से जाना था, ये अब्दुल्ले खां के परंपरानुयायी और ध्रुपदीय थे। इनसे भी इन्होंने जो चीजें प्राप्त की उसको इन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका में उसको संग्रहित किया। ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श की परंपरा के अनुयायी पंडित एकनाथ पंडित जी से भी इन्होंने शिक्षा ली। श्री विष्णु बुआ वामन देशपांडे जो ग्वालियर के रहे और प्रसिद्ध वामन बुआ ध्रुपदीय के पुत्र थे, इनसे भी इन्होंने बहुत सी चीजें प्राप्त की। श्री राजा भैया पूछवाले जो ग्वालियर के रहे और माधव संगीत विद्यालय के अध्यापक और प्रसिद्ध शंकर पंडित जी के शिष्य रहे, इनसे भी जाकर इन्होंने शिक्षा ली। श्री कृष्णराव गोपाल दाते ग्वालियर, इनसे भी इन्होंने चीजें सीखी जाकर। श्री कृष्णबुआ गोखले जो मिरज के थे और अमीर खां की परंपरा के अनुयायी थे, इनसे भी जाकर इन्होंने शिक्षा ली और चीजों को सीखा, उनको एकत्रित किया। श्री कृष्ण शास्त्री शुक्ल जो उज्जैन के थे, इनके पास भी ये गए, इनसे भी इन्होंने बहुत सी बंदिशें सीखी, बहुत सी चीजें इनको प्राप्त हुई। श्री गणपति बुआ भिलवड़ीकर जो कि सतारा के रहे, इनसे भी इन्होंने बहुत सी बंदिशों को सीखा, उनका संग्रह किया और सभी की अनुमति से ही इन्होंने बंदिशों को क्रमिक पुस्तक मालिका में संग्रहित किया, उसमें लिपिबद्ध किया। आप देखिए उस समय उन्होंने बंदिशों को सुनकर उसको लिपिबद्ध किया, स्वरलिपि बनाई और उसको ताल में बिठाकर जो है उन्होंने अपना पांडुलिपि जो उनकी तैयार रही है मैन्युस्क्रिप्ट, उसको उनके शिष्यों ने आगे छपवाया। तो ये बहुत ही बड़ा काम जो है पंडित भातखंडे जी ने किया। अब जहाँ हम पंडित भातखंडे जी की बात करते हैं तो उनकी ही जो क्रमिक पुस्तक मालिका की एक बंदिश जो है राग अलैया बिलावल की मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने, क्योंकि हम यदि क्रमिक पुस्तक मालिका की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि क्रमिक पुस्तक मालिका एक प्रैक्टिकल म्यूजिक के ऊपर आधारित पुस्तक श्रृंखला है। तो इसमें राग अलैया बिलावल जो दिया है उसको बहुत सुंदर राग है। उसमें राग को बताते हुए उन्होंने जो स्वरलिपि दी है उससे भी राग के स्वरूप का पूरा हमें पता चलता है। राग को बताते समय आरंभ में राग की पूरी चर्चा, अलग अलग ग्रंथों में रागों के बारे में क्या कहा गया है, वो चाहे श्लोक हो या सूत्र के रूप में हो, उसके राग का पूरा वर्णन वो देते हैं कि राग कौन से थाट का है, राग कौन सी जाति का है, राग किस समय गाया जाता है, राग की पूरी डिटेल, फिर उसका आरोह अवरोह पकड़ बताया है और फिर बंदिशें शुरू। अक्सर बंदिशों में पहले उन्होंने सरगम गीत बताया है और उसके बाद जो है लक्षण गीत और अन्य बंदिशें जो उनको जहाँ से विद्वानों से प्राप्त हुई सब उन्होंने लिखित रूप में प्रस्तुत की। तो ये अलैया बिलावल की बंदिश जो कि परंपरागत घरानेदार बंदिश है, उसको इन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका में लिपिबद्ध किया है। तो देखिए पहले हम इसका आरोह अवरोह आपको बताते हैं और फिर इसके अगले भाग में हम बंदिश आपको बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने विस्तार बताया। उन्होंने कहा सा ग म रे ग प ग प नि द सा नि द प ग म रे ग प म ग म रे सा। यहाँ उन्होंने विशेष कर बताया कि सा नि द प यानी दोनों निषादों का प्रयोग हो रहा है। अवरोह में दो धैवत के बीच में कोमल निषाद द नि द प ग म रे ग प म ग म रे सा। उन्होंने कहा कि वक्र राग है तो वक्र राग यानी इसकी वक्रता को उन्होंने आरोह में ही बता दिया। तो ये राग अलैया बिलावल का स्वरूप उनकी क्रमिक पुस्तक मालिका में मिलता है और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसको बताया है। इसका स्वर विस्तार भी इस पुस्तक में मिलता है और बहुत सी बंदिशें जो उनको अलग अलग घरानों से मिली, अलग अलग गुणियों से मिली, उस्तादों से मिली, उन बंदिशों को स्वरबद्ध करके लिपिबद्ध करके उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रस्तुत किया है, संग्रहित किया है। तो हम इसके अगले भाग में आपको अलैया बिलावल पर आधारित
क्रमिक पुस्तक मालिका से ली गई एक बंदिश आपको बताएंगे।